नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, वामन हरि पेठे के, हमारे साथ रवि दियोरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, पुखराज चोपड़ा हैं कृषि विशेषज्ञ हैं, प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट आ गई है और आप देखिए कि 2 हफ्ते के लो पे चला गया है क्रूड। आज हमने 4 ऐसे फैक्टर निकाले हैं जिसने कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। और अब हमारा अगला सवाल इसमें यह होगा कि ये जो चारों फैक्टर हैं जिसकी वजह से दबाव बढ़ा है, क्या ये आगे भी कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ाएगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये 4 फैक्टर हैं कौन कौन से जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। पहला फैक्टर है कि अमेरिका में दरें बढ़ने की बात हो रही है, उससे आर्थिक सुस्ती की आशंका है। और अगर आर्थिक सुस्ती आती है, मंदी आती है, तो डिमांड के मोर्चे पर चिंता बढ़ेगी, जिसका इंपैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर अभी दिख रहा है और आगे भी आपको दिख सकता है। तो ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कम मांग से अमेरिका में गैसोलीन का स्टॉक बढ़ गया है। गैसोलीन जिसको आप पेट्रोल कहते हैं इंडिया में, वहां पर उसका स्टॉक बढ़ गया है, तो लिहाजा सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, उसका इंपैक्ट भी हम देख पा रहे हैं। तीसरी वजह है सप्लाई बढ़ोतरी, जैसा कि गैसोलीन का स्टॉक बढ़ा है और बाकी भी आप देखिए अमेरिका में उत्पादन भी बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स ये एक बड़ा फैक्टर है जिसमें मजबूती आई है और इसने कच्चे तेल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ाने का काम किया है। तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। तो अब मेरा सवाल प्रीतम पटनायक जी आपसे ये होगा कि ये जो चारों फैक्टर हैं, क्या इसका इंपैक्ट अभी हम कच्चे तेल पर और देखेंगे, दबाव और बढ़ेगा? जी बिल्कुल, आई थिंक ये फैक्टर्स आपने जो आउटलाइन के बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं और इसका इंपैक्ट रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में भी बहुत फेड के प्रेसिडेंट्स आके बात करने वाले हैं, डिफरेंट स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स ऑफ फेड, जो बताएंगे, इंडिकेशन देंगे कि फेड का रुख किस तरफ रहेगा। देखिए सी लास्ट जो फेड का स्टेटमेंट आया था, जो सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद, उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि 25% बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। बट हाल फिलहाल में प्रोबेबिलिटी हो रही है कि जून के महीने में भी शायद से वो लोग इंक्रीज करें इंटरेस्ट रेट्स। तो ये ओवरहैंग रहेगा जब तक कि नेक्स्ट फेड का मीटिंग नहीं होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रेशर रहेगा और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा ऑन दी स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। तो उसका तो इम्पैक्ट है ही है। रही बात डॉलर इंडेक्स में, ऑब्वियसली एक लेवल के बाद डॉलर इंडेक्स इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। डिमांड आपने जैसे बोला सीमित है और सप्लाई सिग्निफिकेंट है। ये सारे फैक्टर्स मीडियम से शॉर्ट टर्म में अभी तक हावी रहेंगे फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स। मुझे नहीं लगता कि सिग्निफिकेंटली ओवर अ पीरियड टाइम वो कंटिन्यू रहेंगे। सो क्रूड इज मेरे हिसाब से एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा। ये सब फैक्टर्स को चलते हुए आप लेके चलिए नीचे की तरफ से अबाउट $74 के पास, मैं WTI क्रूड की बात कर रहा हूं, ऊपर की तरफ से 82 के आसपास, ये रेंज में मूव करता रहेगा। आपका क्या व्यू होगा रवि जी? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्योंकि अभी मंदी की बात हो रही है और मंदी का आना मतलब कच्चे तेल की डिमांड का घटना, डॉलर का इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, दरें बेशक बहुत ज्यादा यूएस में अब नहीं बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी एक आध बढ़ोतरी की उम्मीद तो की जा रही है। ऐसे में आपका व्यू कच्चे तेल पर? जरूर से आपने काफी अच्छी तरह चारों फैक्टर है वो काफी अच्छी तरह समझा है। डेफिनेटली ये फैक्टर्स का इम्पैक्ट है, पर्टिकुलर जब जो फेड प्रेसिडेंट वॉलर है उसकी स्पीच आई और उसके बाद जो उन्होंने बोला कि वो आगे भी रेट बढ़ाना चाहते हैं और 2% जब तक इन्फ्लेशन नहीं पहुंचेगा तब तक ये रेट का हाइक सीरीज चालू रहेगा। और उसके तुरंत ही बाद जो फेड मीटर है उसमें 90% प्रोबेबिलिटी बन चुकी कि आगे जो मीटिंग मई में होने वाले फर्स्ट वीक में उसमें 25 बेस पॉइंट का रेट हाइक होगा। और अभी एक और फैक्टर इन हो रहा है, वो जून मीटिंग में भी 25 बेस का रेट हाइक फैक्टर इन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था जिस हिसाब से अक्रॉस द कमोडिटी सेक्टर इसका एक प्रेशर रहा, क्योंकि बीच में ऐसा लगा था कि फेड जिस हिसाब से बैंकिंग क्राइसिस हुए तो लगा था कि फेड इतना एग्रेसिव नहीं होगा। बट अभी जो बैंक्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उसमें भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख रहा है, पर्टिकुलर बड़े बैंक की जो अर्निंग्स है उसमें कहाँ भी ये बैंक क्राइसिस का प्रभाव नहीं है, तो मार्केट उसको एक्स्ट्रापुलेट कर रहा है और डॉलर इंडेक्स इससे पंप हुआ। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स जब तक तेजी में रहेगा प्राइसेस में एक दबाव बना रहेगा
मेरे हिसाब से मैं ब्रेंट क्रूड ज्यादा ट्रैक करता हूँ। 78 से 88 की जो रेंज बनी हुई है, आगे ये ब्रॉडर रेंज जारी रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे ट्रेड लेना है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे। अगर प्राइस 6480 के करीब आता है तो शॉर्ट करे, 6580 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 6300 का जो बेस सपोर्ट है वहां तक एक बार प्राइसेस आने चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी कच्चे तेल के ऊपर है। आप कह रहे हैं कच्चा तेल अभी और नीचे आएगा, इस पर आप नजर रखिए। 6460 का लेवल है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का, और इस वक्त कच्चे तेल में 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। चलिए, ये तो बात हो गई क्रूड की, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं गोल्ड की, गोल्ड ज्वेलरी की। और गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि शनिवार को अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। और ये कहा जाता है कि अक्षय का मतलब ही है कि जो क्षय ना हो, मतलब जिसका नाश ना हो, जो खत्म ना हो। तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो वो आपका कभी खत्म नहीं होगा, उसका वैल्यू कभी कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ये एक मान्यता है, और मान्यता भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मौका इसलिए है क्योंकि सारे एक्सपर्ट गोल्ड में इस वक्त तेजी में है, सब कह रहे हैं कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है। तो अब ज्वेलरी की डिमांड कैसी रहेगी, ज्वेलरी का बाइंग ट्रेंड इस वक्त कैसा है, कंज्यूमर का सेंटीमेंट कैसा है, आपको इस वक्त ज्वेलरी खरीदने को लेकर क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं आशीष पेठे साहब, वामनधारी पेठे के पार्टनर हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस के स्टूडियो में। और देखिए, आज हम बात कर रहे हैं थर्सडे को, सैटरडे को अक्षय तृतीया है, शनिवार है। और चूंकि आप अगर एक दो दिन पहले कंज्यूमर को बताएंगे तभी वो ठीक से प्लान कर पाते हैं, लास्ट मोमेंट में उनके लिए प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने आपको 2 दिन पहले बुलाया है कि आप जरा गाइड कर पाए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि जी बिजनेस ना सिर्फ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, बल्कि बड़े पैमाने पर जो ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो जी बिजनेस ट्रैक करती देखती हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो इस बार अक्षय तृतीया पर डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? पिछले 2-3 हफ्तों से थोड़ा डिमांड स्लो था, क्योंकि जो सडन स्पाइक सोने में आया था, तो उसके हिसाब से काउंटर पे या एंड कंज्यूमर की तरफ से हम लोग थोड़ा डिमांड स्लो देख रहे थे। लेकिन अभी अक्षय तृतीया आया है, और जो 61 का टॉप था उसके बाद अभी 60,000 के आसपास रेट्स आया है। तो आई थिंक कस्टमर ने ये मान लिया है कि 60,000 एक नया बेस बन गया है, कि इसके आगे सोना नई छलांग लगाएगा। तो लोग कंफर्टेबल है 60,000 के रेट्स पे। रिटेल में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है, और अक्षय तृतीया के बाद बहुत सारी शादियां हैं आगे का 1-1.5 महीना, तो उसमें मैं देख रहा हूं कि अच्छा खासा बाइंग होगा। कंज्यूमर भी बहुत होशियार रहता है, एनालिस्ट से भी कई बार होशियार रहता है। सो इट वाज वेटिंग फॉर द राइट करेक्शन टू एंटर। तो मुझे लगता है ये अक्षय तृतीया डे अच्छा होगा, और उसके बाद सीजन अच्छा जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा होगा, सीजन अच्छा जाएगा। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं, क्योंकि गोल्ड से लगाव तो लोगों का कम होता नहीं है कभी, है ना, और जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो फिर जो कंज्यूमर है वो कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे बहुत ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े और ज्वेलरी उनके हाथ में आ जाए। तो ये बदलता हुआ कोई ट्रेंड आप ज्वेलरी बाइंग में इस वक्त देख पा रहे हैं, जो कंज्यूमर का बाइंग का ट्रेंड है? एट द कंज्यूमर एंड में 2 चीजें देख रहा हूँ। एक तो लाइट वेट, जैसे रेट्स बढ़ते हैं तो नेचुरली लोग उनका जो वॉलेट साइज जो कहते हैं हम, जिसका खर्चा करने का मन बना के आते हैं, उसमें थोड़ा कम सोना आता है, तो लोग लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एट द अदर एंड डिजाइनर ज्वेलरी या कुंदन पोल की ज्वेलरी, उसकी तरफ भी हम रुझान देख रहे हैं। क्योंकि हमें समझना होगा कि एक बार हॉलमार्किंग आने के बाद जो क्वालिटी का जो प्लैंक था वो सबके पास सेम हो गया, तो उसके बाद डिजाइनिंग पे फोकस आ गया, और कंज्यूमर फर्स्ट प्रायोरिटी डिजाइनिंग को देता है। अच्छा। तो जो डिजाइनर ज्वेलरी है, कुंदन पोल की है या हाई एंड ज्वेलरी है, उसका भी रुझान है, और जो लो एंड वाले कंज्यूमर्स के लिए लाइट वेट का ज्वेलरी है। अच्छा। ये दोनों अलग दिशा से रुझान हम देख रहे हैं। तो आप दोनों पे फोकस कर रहे हैं? यस, दोनों तरफ है ना, करना ही पड़ेगा। तो इस बार सर अक्षय तृतीया पर कुछ आपकी तरफ से डिस्काउंट जरा बता दीजिए, ताकि लोग पहुंचे फिर आपकी स्टोर पे। अगर आपने पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखा होगा, तो पहले सीजन टाइम में मुहूर्त में कोई कभी डिस्काउंट नहीं देता था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में कंपटीशन बढ़ने से सब ज्वेलर्स, सब कॉर्पोरेट्स फेस्टिवल टाइम में डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे इस बार सब ने 15%, 20% मेकिंग में किसी ने डिस्काउंट दिया है, किसी ने डायमंड में 100% डिस्काउंट दिया है।
और किसी ने नया नया कलेक्शन लॉन्च किया, जैसे हमने हमारा एक यू कलेक्शन है, फ्यूजन कलेक्शन, वो हमने लॉन्च किया। अभी लॉन्च किया आपने? अभी लॉन्च इस किया। अक्षय तृतीया के लिए? नहीं, लास्ट 1 मंथ। तो ये क्या नया है कलेक्शन, इसके बताइए जो आपने ये लॉन्च किया कलेक्शन, क्या है इट्स अ इसमें खास? फ्यूजन कलेक्शन। अच्छा। जिसमें हमारे जो पुराने ज्वेलरी के जो मोटिव्स थे उसको लेके नए जनरेशन के सेंसिबिलिटीज को अच्छा। अट्रैक्ट करके उसमें पीकॉक का सेंट्रल थीम लिया है अच्छा, और वो कलेक्शन लॉन्च किया और इट इज ये लो रेंज में अवेलेबल है सर? यस यस, ये तो ये 10 आपके- ग्राम से आप- 30 ग्राम के रेंज में ये आपके सारे स्टोर पे? सब स्टोर्स में। तो ये वामन हरिपेठे ज्वेलर्स के स्टोर पे, तो ये आप नोट कर लें जो देख रहे हैं दर्शक में इस वक्त, वामन हरिपेठे ज्वेलर्स की स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये नया कलेक्शन मिल जाएगा, एब्सोल्युटली। है ना? ठीक है। अच्छा, तो अब आप कह रहे हैं कि अच्छा डिस्काउंट के बारे में सर डिस्काउंट 15 से 20% मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट दे है रहे हैं आप लोग? और डायमंड ज्वेलरी पे 50% से 100% तक डिस्काउंट लोग दे रहे हैं। अच्छा, बढ़िया, गुड। अब जरा ये बताइए सर, क्योंकि आप लोग जाएंगे अक्षय तृतीया का दिन इस बार इसलिए अच्छा है कि शनिवार है, आमतौर पर लोग छुट्टी में होते हैं, तो अच्छा उनके पास वक्त भी रहेगा। क्या क्या अपने लेवल से क्या तैयारी करके उनको ज्वेलरी की दुकान पर जानी चाहिए ज्वेलरी खरीदने के लिए? मैं हर बार ये कहता हूँ कि कोरोना और पैंडेमिक के बाद लोगों का बाइंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पहले लोग क्या करते थे, एक ज्वेलर के पास डिजाइन देखते थे, फिर दूसरे ज्वेलर के पास जाते थे और ऐसा 2-3 जगह ढूंढ के फिर डिजाइन फाइनल करते थे। अब ये बाइंग का प्रोसेस है वो लगभग 70 to 80% घर पे होता है। लोग ऑनलाइन जाते अच्छा। हैं, वेबसाइट चेक करते हैं, एक ज्वेलर दूसरा ज्वेलर, डिजाइन शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर ज्वेलर के पास फिर जाते हैं, लेकिन जाते तो हैं ज्वेलर की दुकान पे finally जब touch तक and वो feel। देखेंगे नहीं, टच करके पहन के, टच एंड फिर मजा नहीं आता उसमें। ठीक तो बात। प्रोसेस थोड़ा शॉर्टन हो गया है, लेकिन आप पूरा स्टडी करके आपको क्या चाहिए वो करके जाओ, क्योंकि आप ज्वेलर की दुकान पे जाने के बाद आपको ढेर सारे डिजाइन देखने के बाद दिमाग नहीं काम करता क्या लें क्या नहीं लें, है ना? तो वो थोड़ी प्रिपरेशन करके जाए तो यू विल बाय द बेस्ट एंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम इन द बेस्ट रेट। तो अब तो हॉलमार्क को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, अब तो सीधे जाए HUID ब्रॉडली हाँ। लेकिन जो ऑपरेशनल चीजें हैं उसमें अभी भी दिक्कत है। जैसे अच्छा। एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ कि व्हाइट गोल्ड की ज्वेलरी ट्रेंड में है, हाँ। लेकिन पूरे इंडिया में कुछ गिने चुने सेंटर्स में व्हाइट गोल्ड का टेस्टिंग हो सकता है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और तैयारी चाहिए, वो अभी भी पूरे देश में आई नहीं है। तो ये भी हम सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि व्हाइट गोल्ड के लिए या तो एग्जेम्पशन दे या मैंडेटरी के लिए में से व्हाइट गोल्ड को आप बाहर रखें, क्योंकि अगर कोई एक पीस कस्टमर के लिए बनाता है तो उसको दौड़ना पड़ता है यहाँ वहाँ की हॉलमार्किंग कहाँ पे कराए। ठीक बात। क्योंकि सब जगह नहीं होता है। ओके, अब सर एक सवाल आपसे, देखिए वैसे तो मैं ये सवाल बार बार पूछता हूँ आपसे भी और बाकी एक्सपर्ट से भी, और चूंकि आमतौर पर ये होता है कि ज्वेलर, चूंकि ज्वेलरी का बिजनेस है आपका, तो ज्वेलर आमतौर पर जल्दी ये बताते नहीं है कि हाँ आगे गोल्ड के दाम गिरेंगे, क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना होता है, जो फैक्ट है। लेकिन आशीष जी अपवाद इसलिए हैं क्योंकि आशीष जी ज्वेलर होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट भी हैं और बड़ा रिपुटेशन है इनका मार्केट में गोल्ड आउटलुक को लेकर के भी। तो ऐसा नहीं कि आशीष जी ज्वेलरी, मतलब अगर इनका बिजनेस है ज्वेलरी का, तो ऐसा नहीं कि आपको ये हमेशा अपने हिसाब से ट्रेंड बताएंगे मार्केट का, ऐसा नहीं होता है। और कई बार उन्होंने ये बताया भी है कि गोल्ड के दाम गिरेंगे। तो इसलिए आपकी बात इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि आप बहुत ही डिसेंट व्यू रखते हैं गोल्ड प्राइस को लेकर के। आपके हिसाब से अभी जो सिनेरियो बन रहा है, यूएस में इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात हो रही है मई के महीने में, मंदी की बात हो ही रही है, तो आपके हिसाब से कंज्यूमर आपसे ये जानना चाह रहा है कि क्या गोल्ड के दाम आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे? इसमें मेरे दो व्यू है, एक तो शॉर्ट टर्म अगले 1-1.5 महीने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में तो मैं आज भी बुलिश हूँ, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी और आज 60,000 के आसपास है, 64-65,000 तक पक्की जाएंगी। लेकिन अभी जो सोना वन साइड ऊपर गया था, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। अच्छा। 59,800 to 60,500 के रेंज में थोड़ा टाइम रहेगा। ओके। और ये मेरे लिहाज से इट्स अ वेरी गुड न्यूज। अच्छा। जब कभी भी इतना अपरन होने के बाद आप भी जानते हो ठीक बात। थोड़ा स्टेबलाइज होके कंसोलिडेट होता है तो नेक्स्ट लेग आ सकता है। तो ये जो मिक्स्ड क्या कहते हैं डेटा आ रहा है, उससे ये रेंज बाउंड रहेगा टिल द नेक्स्ट ट्रिगर, ये मेरा मानना है। अच्छा, रेंज बाउंड रहेगा। अच्छा, अगर कोई कंज्यूमर ये पूछे आपसे कि सस्ते गोल्ड का इंतजार करें क्या, उनको आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय, सस्ता एक सब्जेक्टिव टर्म नहीं, सस्ता मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ये चाह रहा है कि 55, 56, 57 के भाव पर मिलेगा क्या गोल्ड, उनके लिए क्या कहेंगे आप? 55 मुझे डाउटफुल लगता है। एक बार 58,000 तक आ सकता है, एक शार्प डिप आता है तो 58 तक एक बार आ सकता है। 58 तक एक बार आ सकता है। एक बार आ सकता है, लेकिन वो पकड़ में आना मुश्किल है
अच्छा। एक बार स्पाइक में ऊपर जाता है, वैसे एक बार स्ट्रांग डिप मारेगा तो 58 तक जा सकता है, लेकिन 58 तक रुकने की जरूरत नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बिल्कुल संक्षिप्त में आशीष जी, एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल आपसे, क्या खरीदें इस अक्षय तृतीया पर? ज्वेलरी तो ठीक है, मान लीजिए अपनी पसंद की लोग खरीदते हैं, उसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर खरीदना हो तो क्या खरीदें? इन्वेस्टमेंट के लिए आप कॉइन सिक्के तो ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो। आपके यहाँ मिल जाएगा आपको? हाँ, सब जगह मिलता है। अच्छा। आपको 1 ग्राम से लेके 1 किलो तक के बार आपको सब जगह मिल जाएंगे। अच्छा। और कॉइन लेने में इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेस्ट क्यों है कि उसमें जो घड़ाई या जो मार्कअप लगता है वो एकदम नॉमिनल रहता है। अच्छा। तो उसमें आपको भले 1 साल 2 साल 3 साल में आप जाओगे तो वो एकदम इनसिग्निफिकेंट होता है, एंड यू गेट द प्योर प्राइस राइज उसमें। और इंडियन कंज्यूमर का क्या है कि जो उसका एसेट है, ही वांट्स टू टच एंड फील अपने पास रखना चाहता है। यस। तो कहीं जो कॉमन कंज्यूमर है उसको फिजिकल सोना लेके अपने पास रखने में उसको अच्छा लगता है। ठीक बात दैट इज द बेस्ट। तो ये आपके लिए पूरा गाइडेंस कि आपको इस अक्षय तृतीया पर कैसे ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग करनी है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और इसीलिए 2 दिन पहले हमने आशीष जी को स्टूडियो में इसलिए बुलाया ताकि आपके पास पूरा वक्त हो सोचने का, समझने का, अपनी तैयारी करने का। बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड, ज्वेलरी और बाकी जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं गोल्ड में वो बताने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। बिल्कुल संक्षेप में दियोरा जी, गोल्ड में आज क्या करें? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि आज सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए। आई थिंक थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर यहाँ से और हावी हो सकता है। 60,300 के करीब सेल करे, स्टॉप लॉस 60,580 का लगा है। मुझे लग रहा है कि 59,800 तक के प्राइसेस आपको इवनिंग तक आते हुए दिखेंगे। डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है शायद यहाँ पे और रेजिस्टेंस बना रहेगा। ओके, चांदी पर आपका व्यू पटनायक जी आज के लिए? सिल्वर में क्या करें? मेरा भी सेल करंट लेवल से आप बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 75,900 और टारगेट प्राइस रहेगा 74,500 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक नई कमोडिटी की, इसबगोल की। और कल इसका वायदा लॉन्च हुआ है। एक्सचेंज का दावा है कि इसको पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 96 मीट्रिक टन में मई वायदा में ट्रेडिंग हुई है, जून वायदा में 6 मीट्रिक टन में ट्रेडिंग हुई है। कुल जो वॉल्यूम है वो 102 मीट्रिक टन का रहा है। 69 मीट्रिक टन का ओपन इंटरेस्ट रहा है। दाम कल भी बढ़े थे, आज भी बढ़े हैं। पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। पुखराज जी, एक और नया वायदा आ गया एक्सचेंज के ऊपर सर। अच्छा है कि दायरा बढ़ रहा है एग्री मार्केट का, और कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है। शुरुआती रिस्पॉन्स भी अच्छा बताया जा रहा है। क्या लगता है आगे आपको और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसको? देखिए, उम्मीद तो करते हैं कि सब को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि जिस साल किसी भी कम्युनिटी में तेजी चलती है तो लोगों का रुझान उस तरफ हो जाता है। तो अभी तेजी के समय में इसबगोल की लॉन्चिंग हुई है। ठीक है, ये शुक्र की बात है कि जब चना, सरसों, सोयाबीन और सोया तेल ये सब लोग हुए तो एक नया आइटम लॉन्च हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि तेजी को देखते हुए लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ रहेगा और इसबगोल का वायदा चलना चाहिए। इसमें भी जीरे की तरह वोलेटिलिटी रहेगी और जीरे में जिस तरह से तेजी आई है उसी तरह की संभावना इसबगोल में लोग व्यक्त कर रहे हैं। जी, कितना बड़ा पोटेंशियल है इस काउंटर में? क्योंकि इसबगोल का मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है और उस लिहाज से वायदा का आना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसबगोल की अपनी टोटलिटी में बात करें तो इसकी खपत है 28 लाख बोरी की, और जब बिजाई हुई थी उस समय संभावना थी कि 32 लाख बोरी का उत्पादन होगा, पर पाला गिरने से ये उत्पादन का आंकड़ा 26 के आसपास रह गया। उसके बाद में ओले और बरसात हुई तो ये आंकड़ा 20 के आसपास हो गया। तो अब ये समझना चाहिए कि कैरी ओवर 1 लाख बोरी का है, 20 लाख बोरी की नई फसल है, 27 लाख की डिमांड है। तो इसकी डिमांड में भावों से कोई कमी बेशी ज्यादा नहीं होनी है। ये दवा के रूप में और खाने के रूप में जिस उपयोग में आता है फाइबर के रूप में, तो वो लगातार जारी रहेगा। तो इसमें है उम्मीद की बहुत संभावनाएं हैं। अभी जो भी भाव चल रहे हैं मृत्युंजय जी, वो सारे नए भाव है, नई ऊंचाइयों के भाव है। तो इसमें आगे भी अभी संभावना बनी हुई है। फसल को शॉर्ट देखते हुए और कैरी ओवर को कम देखते हुए
अभी तो सुचारू रूप से मिलें भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। मृत्युंजय जी, एक बात बता दूं दर्शकों के लिए कि इसका वायदा खुलने के बाद में लगता है कि थोड़ी स्थिरता आएगी। अभी पिछले दिनों इसबगुल इस तरह से बिका है कि जैसे एक ही दिन में ऊंझा में 22,000 बिक रहा है तो जोधपुर में 24,000, मेड़ता में 26,000 और नोखा में 28,000। इस तरह के भाव इसबगुल के चलने लग गए हैं। ओके सर, जी जी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, रवि जी आपका और प्रीतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।